खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था वो था अल्कोहल फिनोल ईथर। हमने अल्कोहल के बारे में बात कर ली थी, अल्कोहल के बनाने की विधियों के बारे में बात कर ली, अल्कोहलों के भौतिक गुणों के बारे में बात कर ली, अल्कोहलों के रासायनिक गुण चल रहे थे। उस रासायनिक गुण में मैंने आपको निर्जलीकरण रासायनिक अभिक्रिया कराई थी पिछले वीडियो में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस निर्जलीकरण के अंतर्गत कोई अल्कोहल, निर्जलीकरण में उत्पाद क्या बनता है, एल्कीन। उस निर्जलीकरण के अंतर्गत कोई अल्कोहल यदि एल्कीन एक से अधिक देता है तो कौन सी एल्कीन स्थायी होगी, कौन सी एल्कीन अस्थायी होगी, यानी कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी और कौन सी एल्कीन कम मात्रा में बनेगी। उसके आधार पर मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन में एक नियम पढ़ाया था। उस नियम का नाम है सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ का नियम। सेट-जेफ का नियम क्या कहता है, जब किसी असममित एल्कीन से या किसी द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन से, तो द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन की बात होगी तो द्वितीयक अल्कोहल की बात होगी। तो यदि द्वितीयक अल्कोहल से शांत H2SO4 की प्रेजेंट में 433 और 443 केल्विन टेम्परेचर पर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो तो उस एल्कीन की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होगी जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु द्वारा एल्किल जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या सर्वाधिक हो। तो देखते हैं, एक रिएक्शन से समझते हैं और रिएक्शन से मैं आपको फिर पुनः एक बार रिपीट कर दूंगा डेफिनेशन, तो आपको मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। माना एक अल्कोहल है CH3, CH के नीचे OH, CH2 और CH3। यहाँ पर ये कार्बन देखो, एक एल्किल समूह ये हो गया, एक एल्किल समूह ये हो गया, तो ये हो गया द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल कहें या अपन सेकेंडरी अल्कोहल कहें। इस द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता है कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में होती है, सांद्र H2SO4 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर। अब देखिए यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है 433 और 443 केल्विन टेम्परेचर आ गया, इसका मतलब कौन सी घटना होगी, निर्जलीकरण की घटना होगी। कौन सी घटना होगी, निर्जलीकरण की घटना होगी। और निर्जलीकरण में क्या होगा, देखो ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। कौन सा है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से तो कौन हटेगा, OH समूह, क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्सी समूह। और बीटा कार्बन से कौन जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु। कौन जाएगा, हाइड्रोजन एटम। तो किसका निष्कासन होगा भाई, जल का निष्कासन होगा। और जब जल का निष्कासन होगा तो उत्पाद क्या बनेगा, देखो यहां से तो क्या गया, हाइड्रोजन, यहां से क्या गया, OH समूह। तो प्रोडक्ट क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ CH3, यानी कि एक प्रोडक्ट बना 1 2 3 और 4। तो वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। एक उत्पाद और बनने की संभावना है इसमें। यदि मैं इस कार्बन को क्या मानूं, अल्फा, ये तो अल्फा है, जहां से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो कौन सा होगा, हमेशा अल्फा है। इसके अगले वाला कौन सा होगा, बीटा। भाई ये बीटा था तो ये भी तो बीटा हो सकता है। तो यहां से जब मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो क्या उत्पाद बनेगा, देखो पीछे से तो क्या बचेगा, CH3, आगे क्या बचेगा, CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2, CH और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। तो यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया 1 2 3 और 4। इसका उत्पाद का नाम क्या है, 2 ब्यूटीन। क्या है, 2 ब्यूटीन। अब देखो ये तो प्रोडक्ट बना 1 ब्यूटीन और एक प्रोडक्ट बना 2 ब्यूटीन, यानी दो प्रोडक्ट बनने की संभावना हो गई। तो सेट-जेफ ने ये कहा था, सेट-जेफ रूल कहता है कि जब किसी द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन की बात करें या द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, तो ये कौन सा अल्कोहल है, द्वितीयक अल्कोहल। तो द्वितीयक अल्कोहल की बात करेंगे तो जब निर्जलीकरण की घटना होगी, कौन सी घटना होगी, निर्जलीकरण की घटना होगी कितने डिग्री टेम्परेचर पर, शांत H2SO4 और टेम्परेचर 400, कैटलिस्ट होगा शांत H2SO4 और टेम्परेचर होगा 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर। रिएक्शन जब होगी तो अल्फा कार्बन से तो कौन हटेगा, OH समूह। बीटा कार्बन से कौन हटेगा, हाइड्रोजन। तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। इसका मतलब दो एल्कीन बनेगी, एक एल्कीन 1 ब्यूटीन बनेगी, एक एल्कीन 2 ब्यूटीन बनेगी। लेकिन ये एल्कीन तो बनती है 100 में से 81%, कौन सी, 2 ब्यूटीन। और ये बनती है 100 में से 19%। इसका मतलब ये अल्प मात्रा में बनी, और ये अधिक मात्रा में बनी। तो अधिक मात्रा वाली मुख्य उत्पाद मानी जाती है, अधिक मात्रा वाली क्या मानी जाती है,
मुख्य उत्पाद मानी जाती है। ये किसने बताया था? सैयद जैफ ने बताया था। सैयद जैफ ने ये कहा था कि जब किसी द्वितीयक या तृतीयक मोनोहैलोएल्केन हो या द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल हो और उसके निर्जलीकरण से या विहाइड्रोहैलोजनीकरण से एल्कीन बनने की संभावना हो, तो उस एल्कीन का निर्माण सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होगा जिसमें द्विबंध से जुड़ने वाले, देखो द्विबंध से जुड़ने वाले कार्बन परमाणु कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहा है, एक ये जुड़ रहा है, तो कितने जुड़ रहे हैं? 2। और यहाँ पर द्विबंध से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या कितनी है? 1। C2H5 एक पूरा मोल हो गया। तो द्विबंध से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या क्या हो? सर्वाधिक। इसलिए ये तो उत्पाद कितना % प्राप्त होता है? 81% प्राप्त होता है। और ये कितना % प्राप्त होता है? 90% प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि सैयद जैफ के नियम अनुसार वही उत्पाद ज्यादा सर्वाधिक होगा जिसमें द्विबंध से बंधित एल्किल समूह की संख्या क्या हो? सर्वाधिक हो। तो इस प्रकार की रिएक्शन अगर एल्कोहल में आपसे निर्जलीकरण में पूछी जाए तो आप आसानी के साथ दोनों प्रोडक्ट बना के आओगे और दोनों प्रोडक्ट में मात्रा लिख के आओगे कितने कितने % होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को आप आसानी के साथ हल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सैयद जैफ नियम के अनुसार। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं निर्जलीकरण कंप्लीट हो गया है। आगे की जब मैं बात करता हूं तो एल्कोहलों का होता है विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजिनेशन। विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है? देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सी चीजें बताई थी। एक तो आया था विहाइड्रोहैलोजनीकरण, यदि किसी कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन हैलाइड का निष्कासन यानी कि HX का निष्कासन क्या कहलाएगा? विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और मैंने अभी इसमें बताया था चैप्टर में निर्जलीकरण, किसी कार्बनिक यौगिक से जल का निष्कासन क्या कहलाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। अब मैं बात, और किसी भी कार्बनिक यौगिक से CO2 गैस का निष्कासन क्या कहलाएगा? विकार्बोक्सिलीकरण कहलाएगा। ध्यान रखना, क्या कहलाएगा? विकार्बोक्सिलीकरण कहलाएगा। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक नंबर के क्वेश्चन कभी ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से तो नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकार्बोक्सिलीकरण। ऐसे ही बात करेंगे विहाइड्रोजनीकरण की, तो हम कहेंगे कि कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन गैस का निष्कासन, किसका निष्कासन भाई? हाइड्रोजन गैस का निष्कासन, H2 गैस का निष्कासन क्या कहलाएगा? विहाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। तो देखो प्राथमिक अल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड आप जानते हो, एक तो होता है एल्डिहाइड, क्या होता है? एल्डिहाइड। और एक होता है कीटोन, एक क्या होता है? कीटोन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये रिएक्शन बहुत ही मजेदार है जो एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण, इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर ऊपर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण देखते हैं कैसे होता है। तो देखो प्राथमिक एल्कोहल की जब मैं बात करूंगा, प्राथमिक एल्कोहल होता है CH3CH2OH। ठीक है, और इसको गर्म किया जाता है कॉपर चूर्ण और 573 केल्विन। ये रिएक्शन आपको ऐसे मिलेगी एग्जाम में। तो आपको क्या बनाना है? प्रोडक्ट बनाना है। ध्यान रखना, इसमें घटना कौन सी होगी? विहाइड्रोजनीकरण। कैसे होगी? देखो यहां से तो एक हाइड्रोजन को मैं इस प्रकार लिख देता हूं ओपन करके, यहां से इस गैस का निष्कासन हो जाता है, H2 गैस का निष्कासन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे? डबल बॉन्ड के लक्षण, और एक क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। और इसका नाम क्या है? एसिड एल्डिहाइड। और एसिड एल्डिहाइड, एसिड क्यों कहा? व्युत्पन्न पद्धति में दो कार्बनों को एसिड कहते हैं और क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ रहा है? एल्डिहाइड, इसलिए इसका व्युत्पन्न नाम क्या होता है? एसिड एल्डिहाइड होता है। IUPAC की जब मैं बात करूंगा तो IUPAC में क्या होगा? देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? एथेन। और क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है? एल। तो नाम क्या हो गया? एथेनेल। क्या हो गया? एथेनेल। ध्यान रखना, एसिड एल्डिहाइड का सूत्र भी पूछा जा सकता है और आपसे IUPAC नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया? प्राइमरी एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल। और प्राइमरी एल्कोहल को जब चूर्ण और 573 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या बनेगा? ट्रूथ है, क्या बनेगा? एसिड एल्डिहाइड बनेगा। अब बात करते हैं, देखो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। अब सेकेंडरी की बात करूंगा तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा? CH3। क्या लगा दूंगा?
CH3 और CH3 लगाने पर कॉपर चूर्ण की प्रेजेंट में जब मैं इसको गर्म करूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, देखो ये एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। तो यहाँ से देखो इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन H2 क्या हो जाएगी गैस बाहर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा CH3। अब ये एल्डिहाइड की जगह क्या हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, एसीटोन। और एसीटोन का IUPAC क्या होता है, प्रोपेन 2 ऑन, 1 2 और 3, प्रोपेन 2 ऑन। अब यहाँ पर ये एसीटोन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, तो एसिड कहते हैं उत्पन्न पद्धति में, इधर जाएंगे 2 कार्बन, इसलिए बीच का काम करता है, बिचौलिए का काम करता है। इधर 2 जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, इधर जाएगा तो 2 कार्बन हो जाएंगे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, एसीटोन नाम दिया गया। और IUPAC क्या होता है इसका, प्रोपेन 2 ऑन। ये एग्जाम में पूछा भी गया है 2018 के क्वेश्चन पेपर में RPSC में, एसीटोन का संरचना सूत्र दीजिए और उसका IUPAC नाम दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल की जगह कौन सा एल्कोहल हो गया, ये सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। ठीक है, अब टर्सरी एल्कोहल की बात करते हैं। तो देखो टर्सरी एल्कोहल में क्या था, टर्सरी एल्कोहल में देखो CH3, C के साथ क्या हो गया CH3, यहाँ पर भी क्या हो गया CH3 और यहाँ पर भी क्या हो गया OH। अब हमेशा क्या करते आ रहे थे हम, इसका निष्कासन कर रहे थे हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि भी हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। अब टेम्परेचर वही क्या होगा, कॉपर चूर्ण होगा और 573 केल्विन का मतलब कितना हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 घटा देंगे इसमें से, सेल्सियस की बात करेंगे तो। अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है, कंडीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। देखो इसमें ये स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ से देखो बार बार पड़ा हाइड्रोजन यहाँ से ले रहे थे, हाइड्रोजन यहाँ से ले रहे थे, लेकिन इस बीच वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है। ये रिएक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, सार्वभौमिक सत्य होती है, इनको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी प्रकार फिक्स है कि भाई प्राथमिक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण होगा तो एसिटाइलडिहाइड बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण होगा तो एसीटोन बनेगा, और तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, ध्यान रखना। क्या नहीं होता है, विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। क्या होता है तो फिर इसका होता है सीधा निर्जलीकरण। क्या होता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण घटना कौन सी होती है, जल का निष्कासन। तो कैसे निकलता है, देखो मैं इसको ऐसे कर लिखता हूँ CH2 के साथ H। क्यों, क्योंकि एल्किल समूह का कैसा प्रभाव होता है, +I प्रेरणिक प्रभाव होता है, +I प्रेरणिक प्रभाव, जो 3 डिग्री कार्बन पर किसको बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, इसलिए जिसका निष्कासन होता है H2O का निष्कासन होता है। तो प्रोडक्ट क्या बचेगा, H2 नहीं निकलकर केवल सीधा कौन जाता है OH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, OH माइनस आसानी के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सीधा कौन प्रतिस्थापित होगा, OH माइनस प्रतिस्थापित होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, C के साथ CH3 और कार्बन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण, यानी एल्कीन प्राप्त होगी, और साथ में क्या निकलेगा H2O। अब इसका नाम देखते हैं, देखो 1 2 और 3, 2 पर क्या जुड़ रहा है भाई, मैथिल जुड़ रहा है, और 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रोपीन हो जाएगी। तो IUPAC का नाम हो गया 2 मैथिल प्रोपीन। तो ये था एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। प्राथमिक एल्कोहल से क्या बना, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल से क्या बना, एसीटोन, और तृतीयक एल्कोहल से क्या बना, उसका सीधा विहाइड्रोजनीकरण नहीं हुआ, क्या हुआ, निर्जलीकरण हुआ। किसके कारण हुआ, एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण 3 डिग्री कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए सीधा किसका निष्कासन हो गया, OH माइनस का। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्कीन प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, एल्कीन प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये था एल्कोहलों का विहाइड्रोजनीकरण। अब हम बात करेंगे एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण देखते हैं क्या होता है उसमें। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, एल्कोहलों का जो ऑक्सीकरण होता है वो उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, एक तो K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक होता है KMnO4। KMnO4 को हम ऐसे इस प्रकार लिखते हैं, K बड़ा, M बड़ा, N छोटा, O बड़ा और 4। ध्यान रखना, इस प्रकार लिखा जाता है KMnO4। और Cr2O3 भी होता है, सांद्र HNO3 भी होता है।
इनकी प्रेजेंट में जब भी प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा या द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो हमेशा उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा भाई, कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंडों का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो रिएक्शन को देखते हैं, क्या रिएक्शन है, देखो CH3 CH2 के साथ OH, ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। ऑक्सीकरण आप जानते हो K2Cr2O7 मैंने ले लिया। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। तो देखो यहां से क्या निकल कर आ जाता है, इसमें से H2O का मोल निकलता है, ये वाला हाइड्रोजन H2O। क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जैसे डबल बॉन्ड के लक्षण आएंगे तो क्या बन गया, वही एसिटाल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। और एसिटाल्डिहाइड का पुनः मैं ऑक्सीकरण करूं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान रखना, हमेशा फिक्स है। प्राइमरी एल्कोहल का जब भी ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड का जब ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि जो हमारा रिएक्टेंट था यानी कि प्राइमरी एल्कोहल, उसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी थी, 2। यहाँ पर भी कितनी है, देखो 1 और 1 2, और यहाँ पर भी कितनी है, 1 और 1 2। यानी कि रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई है कि जब भी प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो प्राथमिक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने तक कार्बन परमाणु की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। ये हमेशा इनकी उपस्थिति में हमेशा कौन सी घटना होती है, ऑक्सीकरण। मैंने अपचयन के बारे में भी आपको बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, निकेल प्लेटिनम और प्लेटिनम, इनकी उपस्थिति में हमेशा कौन सी घटना होती है, अपचयन की घटना होती है। और इनकी उपस्थिति में हमेशा कौन सी घटना होती है, ऑक्सीजन की घटना होती है, ऑक्सीकरण की घटना होती है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से घटना कौन सी कहलाती है, इसकी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो दूसरे एल्कोहल की बात करते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल की क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको देखते हैं। देखिए मैंने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल, CH3 CH के साथ CH3 के साथ OH, ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है, वही वही K2Cr2O7 की प्रेजेंट में क्या होगा, ऑक्सीकरण। K2Cr2O7 की प्रेजेंट में क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो माइनस यहां से भी क्या निकल जाएगा, देखो ये H2O बाहर, यानी कि इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के लक्षण, यहां से H2O बाहर, इस प्रकार से जहां पर मेरा एरो जा रहा है, देखो ये ऑक्सीजन शेष रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, क्या बन गया बताओ, एसीटोन बच गया, और साथ में क्या निकल गया, H2O। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड क्या बना, एसीटोन। अब एसीटोन का मैं पुनः ऑक्सीकरण करूंगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन का एडिशन यहां से होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो CH2 बचेगा, 2 कार्बन बचेंगे, सॉरी 2 हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन फिर से इस ऑक्सीजन से एडिशन होकर क्या बनाते हैं, फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फॉर्मिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन परमाणु संख्या कितनी थी, 1 2 3, लेकिन प्रोडक्ट में कितनी बची, यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर कितनी हो गई, 1, यानी कि 2 प्रोडक्ट अलग अलग बने। तो कार्बन परमाणुओं का क्या हुआ, इस प्रोडक्ट में, इस द्वितीयक एल्कोहल में मध्यवर्ती जो इसका बना है ऑक्सीकरण बनने पर कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन, उसके 2 कार्बन परमाणु तो एक प्रोडक्ट के साथ है और 1 कार्बन परमाणु दूसरे प्रोडक्ट के साथ है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि एसीटोन जो द्वितीयक एल्कोहल है उसका जब ऑक्सीकरण होता है तो उस स्थिति में रिएक्टेंट में कार्बन परमाणु की संख्या ही समान रह पाती है, उत्पादों में कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं रह पाती। ये बहुत ही मजेदार पॉइंट है। और हमेशा ये भी सत्य है कि जब द्वितीयक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन बनता है। एसीटोन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, फॉर्मिक एसिड जो किसमें पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है, लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब टर्सरी एल्कोहल की बात कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टर्सरी एल्कोहल में देखते हैं क्या होता है। टर्सरी एल्कोहल की बात करता हूं मैं।
CH3, C के साथ CH3 और C के साथ CH3 के साथ OH। यहाँ पर वही K2Cr2O7, ये अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी उदासीन माध्यम हो सकता है। ऑक्सीकरण जब इसका करेंगे तो क्या होगा, देखो एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है, +I प्रेरणिक प्रभाव। हम क्या कर रहे थे, हमेशा हाइड्रोजन को ले रहे थे, H2O बाहर कर रहे थे, यानी कि तरह से पहले निर्जलीकरण कर रहे थे, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त हो रहे थे। उन कार्बोनिल कंपाउंडों का हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण कर रहे थे, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहे थे। यानी कि रिएक्शन इस प्रकार आती हो, जैसे RCH2OH इस प्रकार ही आती है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण दे देंगे, यहाँ दे देंगे आपको A, फिर यहाँ ऑक्सीकरण दे देंगे और यहाँ दे देंगे B। तो आप तुरंत समझ जाना, पेपर में बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार रिएक्शन आएगी कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी क्या बनेगा, RCHO एल्डिहाइड, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इस तरह से पूछी जाती है एग्जाम में कि A व B को पहचानिए या रिएक्शन को पूर्ण कीजिए, कर दोगे। अब बात इस तृतीयक अल्कोहल की आती है कि तृतीयक अल्कोहल में क्या करें सर, इसमें दिक्कत ये आती है कि एल्किल समूह का +I प्रेरणिक प्रभाव है, यहां से सीधा कौन हटेगा, OH। तो पहले इसका देखो, यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, खोल ली, CH3 हो गया। पहले इसका क्या होता है, निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण जैसे ही होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH के साथ CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन बनी। क्या बनी, एल्कीन, यानी कि 1, 2 और 3 2 मेथिल प्रोपीन बनी। इस एल्कीन का क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, एल्कीन का ऑक्सीकरण, और एल्कीन का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ जाएंगे डबल बॉन्ड के लक्षण। तो क्या बन गया, एसीटोन बन गया। भाई एसीटोन बन गया ना, ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गए डबल बॉन्ड के लक्षण, ये वाला। अब बचा क्या, CH2। वो CH2 दोबारा से इसमें ऑक्सीकरण, क्योंकि K2Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन परमाणु है टोटल, तो लगातार ये ऑक्सीजन अपना रिमूव करता रहता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। देखो ये हाइड्रोजन आ गए दोनों और ये कार्बन आ गए, और ऑक्सीजन कौन दे रहा है, K2Cr2O7 दे रहा है। तो उस स्थिति में देखो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड क्या बन गया, एसीटोन। अब एसीटोन का आपने पिछला में पढ़ा है द्वितीयक अल्कोहल का, तो एसीटोन का जब आप ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड बनता है, और साथ में फिर दोबारा से क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल। लेकिन इतना लंबा नहीं पूछा जाता, रिएक्टेंट ये पूछी जाती है कि भाई यहाँ से देंगे आपको, ये दे देंगे एरो के ऊपर, यहाँ पूछेंगे ए क्या होगा, फिर पूछेंगे आपसे बी क्या होगा, तो आपसे पूछेंगे ए और बी को पहचानिए, तो आप आराम से आसानी के साथ दे सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि भाई प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड बनता है, और प्राथमिक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां भी आएगी रिएक्शन बनाने की विधियों में, तो ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल की बात की जाएगी, तो द्वितीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन बनता है, और एसीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो एसिटिक एसिड बनता है और फॉर्मिक एसिड बनता है। और तृतीयक अल्कोहल का सीधे ऑक्सीकरण संभव नहीं होता, पहले क्या होता है, उसका निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण। और एल्कीन से क्या बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन। अब आगे बढ़ाना चाहो तो क्या बढ़ेगा, कार्बोनिक, उसका ऑक्सीकरण करोगे तो एसिटिक एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये थे अल्कोहलों का, मैंने आपको हाइड्रोजनीकरण करा दिया, अल्कोहलों का ऑक्सीकरण करा दिया। अब मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। देखो मैंने आपको एक प्रश्न पहले भी कराया था कि भाई अल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होते हैं, लेकिन अल्कोहल क्या करते हैं, कई बार लुईस क्षार के समान व्यवहार करने लग जाते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो CH3 के साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन। ये तनु खनिज अम्लों के साथ, जैसे HCl है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। तो ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, इस पर चार्ज प्लस, इस पर चार्ज माइनस, आंशिक ऋणावेश सीधे, लेकिन जब इसको विघटित करेंगे तो प्लस और माइनस आएगा। उस स्थिति में क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को देगा तो क्या बनेगा, CH3 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, और बाहर क्या लग जाएगा, Cl माइनस। और जब प्लस चार्ज आता है टाबरियो, किसको क्या कहा जाता है, ऑक्सोनियम आयन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड आयन, मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड आयन। तो ये था मैथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड आयन। तो इसलिए क्योंकि इसने लोन पेयर दिया, तो लुईस की धारणा के अनुसार जो लोन पेयर देते हैं वो क्या होता है, लुईस क्षार होते हैं, इसलिए अल्कोहल लुईस क्षार के समान भी व्यवहार करते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं अल्कोहलों का आरोहण।
एल्कोहलों का आरोहण, यानी कि निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल की प्राप्ति। बात करेंगे एल्कोहलों के आरोहण की। एल्कोहलों के आरोहण, एक आरोहण पढ़ेंगे, एक अवरोहण पढ़ेंगे। तो एल्कोहलों का आरोहण क्या होता है? निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल का निर्माण तो कहलाएगा एल्कोहलों का आरोहण, और उच्चतर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल का निर्माण क्या कहलाएगा? एल्कोहलों का अवरोहण। अब मैंने ले लिया मेथेनॉल, देखो CH3 के साथ OH, मेथेनॉल। मेथेनॉल की क्रिया मैंने कराई PCl5 के साथ। तो ताबरियो आपको याद आ रहा होगा, PCl5 आते ही आंख नीच के क्या निकालो? POCl3 माइनस क्या निकलेगा? HCl। क्या बचेगा बताओ? CH3Cl। मेथिल क्लोराइड बन गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की रिएक्शन हमने KCl के साथ करी है, कराई है रिएक्शन। ये सह संयोजक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है सॉरी, और आयनिक यौगिक होने पर क्या बना था? एल्किल साइनाइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड की रिएक्शन हमने कराई थी, देखो इसका अपचयन कराया था मेथिल साइनाइड का। तो मेथिल साइनाइड का जब अपचयन कराया जाएगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा? CH3CH2 के साथ NH2 प्राथमिक एमीन बनेगी। क्या बनेगी? प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी? टिल्डेन अभिकर्मक के साथ, NOCl के साथ, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ। तो नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हो, तो मैं इसको खोल के लिख देता हूं, देखो N डबल बॉन्ड O के साथ Cl। तो यहां से तो क्या निकल गया? H2O। यहां से कौन सी गैस बाहर हो गई? N2। क्या बचा? CH3CH2 के साथ Cl बचा कि नहीं बचा? ये रिएक्शन में हेलो एल्केन हेलो एरीन में करा चुका हूं। और इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ जब मैं कराऊंगा, तो यहां से एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2 के साथ OH। तो देखो मैंने कौन सा एल्कोहल लिया? CH3OH, और बन क्या गया? एथेनॉल। यानी लिया मेथेनॉल और बन क्या गया? एथेनॉल। ये एल्कोहलों का क्या कहलाता है? आरोहण कहलाता है। देखो एक बार दोबारा से देख लो, CH3OH PCl5 से POCl3 HCl। KCl के साथ हमने रिएक्शन करी थी, क्या बना था? एल्किल साइनाइड। इसका अपचयन कराया था, कौन सी अभिक्रिया कराई थी? मेंडियस अपचयन, याद आ रहा होगा, मेंडियस अपचयन। और मेंडियस अपचयन में जब साइनाइड का अपचयन कराते हैं तो एमीन बनती है, और एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड यानी टिल्डेन रिजेंट से करा रखी है हमने। टिल्डेन, देखो उस चैप्टर की रिएक्शन इस चैप्टर से संबंधित हो रही है, नहीं हो रही है? टिल्डेन रिएक्शन से कराई, टिल्डेन अभिकर्मक से कराई, तो क्या बना? आपका एल्किल यानी दोबारा से हेलो मोनो हेलो एल्केन बना। और मोनो हेलो एल्केन को एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह से क्या हो गया? प्रतिस्थापन। तो क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। ठीक है। और रिएक्शन कैसे आती है? देखो ये आपको दे देंगे, बीच में दे देंगे A, उसके बाद दे देंगे ये ऊपर एरो के ऊपर KCl, फिर पूछेंगे आपसे B, फिर ये दे देंगे एरो के ऊपर हाइड्रोजन, फिर पूछेंगे C, कहेंगे ABC को पहचानिए। तो आप आराम से पहचान सकते हो। ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंडा होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो मैंने आपको ये टॉपिक समझाए हैं सारे क्लियर हो गए होंगे, इसलिए आप मेरे से लगातार जुड़े रहिए। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगामी वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।